नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और वो क्या है? वो है केल्विन। ये है 5वीं डेफिनेशन ये है। केल्विन, दी केल्विन हम लिखेंगे, दी केल्विन, KELVIN, केल्विन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। 1 केल्विन, 1 केल्विन, 1 केल्विन is defined, 1 Kelvin is defined as the fraction, as the fraction 1 divided by 273.16 of the thermodynamical temperature. Thermodynamical temperature. Thermodynamical temperature of the triple point of water, triple point of water। तो चलिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख ली है 1 केल्विन की, केल्विन क्या है? 1 केल्विन कितना है? तो अब हम इस डेफिनेशन को पहले एनालाइज़ करेंगे कि 1 केल्विन is defined, 1 Kelvin is defined as the fraction, कितना fraction? 1 divided by 273.16 of the thermodynamical temperature of the triple point of water, triple point of water। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर कहा कहा गया है। तो 1 केल्विन को डिफाइन किया गया है। 1 केल्विन वो मतलब टेम्परेचर है, या हम कह सकते हैं कि 1 केल्विन वो फ्रैक्शन है डायनामिकल टेम्परेचर का, मतलब वो फ्रैक्शन है थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर का, जो थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट को होता है वाटर के। हमें कौन-सा पॉइंट कंसीडर करना है? ट्रिपल पॉइंट कंसीडर करना है। किसका? वाटर का। वाटर का हमें ट्रिपल पॉइंट कंसीडर करना है। उसका जो थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर है, मतलब होगा, जो उसका थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर होगा, किसका? वाटर का थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर कहाँ पर? ट्रिपल पॉइंट पर जो होगा, ट्रिपल पॉइंट पर होगा, उसी का इतना फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 273.16, इसी फ्रैक्शन को 1 केल्विन कहा गया है। इसी टेम्परेचर की इस फ्रैक्शन को 1 केल्विन, क्योंकि केल्विन खुद थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ही होगा। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या है। थोड़ा-सा ये आप डिटेल में मतलब ने जो आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये आएगा। वहाँ पर शायद ये चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 7 और 8 में पढ़ेंगे। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फेज़ डायग्राम बनाएँगे। थोड़ा-सा मैं आपको ये मतलब अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो फेज़ डायग्राम हम डालेंगे। ये हमारी फेज़ डायग्राम है। यहाँ से रहता है टेम्परेचर। क्या प्लॉट किया जाता है? टेम्परेचर। यहाँ से प्लॉट किया जाता है प्रेशर। यहाँ से प्लॉट किया जाता है प्रेशर। अगर हम H2O लें, वाटर लें, वाटर किस-किस स्टेट में एक्सिस्ट करता है? वाटर तो सॉलिड भी हो सकता है, आप क्या कहेंगे? वाटर तो लिक्विड भी हो सकता है, वाटर तो गैस भी हो सकता है। मतलब वाटर इन स्टेट्स में एक्सिस्ट कर सकता है, आप सिंपली कहेंगे। तो फेज़ डायग्राम, जैसा कि नेम सजेस्ट्स, फेज़ डायग्राम, तो ये फेज़ों की डायग्राम होती है।
याद रखिए कि इनको फेजेस कहा गया है, फेज। इनको स्टेट्स भी कहते हैं, लेकिन एक्यूरेट मीनिंग मतलब एक्यूरेट जो टेक्निकल टर्म है, इनकी फेज ही है। ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, ये गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्हीं फेजों की डायग्राम, फेज की डायग्राम उसको फेज डायग्राम कहते हैं। और ये इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं प्लॉट, प्रेशर प्लॉट करते हैं। और ये फेज डायग्राम कैसी होती है? ये फेज डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है, रफ। चलिए हम पेन का कलर चेंज करेंगे पहले। ये थोड़ी-सी इस तरीके की होती है। ऐसे फिर यहाँ से कुछ कर्व इस तरीके से आती है। तो चलिए पहले इनको इसको इरेज़ करेंगे, थोड़ा-सा ये गलत हो गया है। इसको पहले इरेज़ करेंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से दूसरा मतलब कर्व, यहाँ से तीसरी कर्व। मतलब डायग्राम इस तरीके की होती है, सिंपली आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये हमें बताता है सॉलिड फेज़ की कंडीशन क्या होगी। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस जिनमें सॉलिड एग्ज़िस्ट करे, मतलब वाटर एग्ज़िस्ट करेगा सॉलिड फेज़ में, वो ये एरिया दिखाता है। कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की उ ऐसी कंडीशंस होगी, जो जब हम प्लॉट करेंगे और वो इस एरिया में आएगा, तो जो वाटर है वो एग्ज़िस्ट करेगा सॉलिड फेज़ में। क्लियर? तो चलिए अंडरस्टैंड हो गया, ये क्या है? ये होता है गैसियस फेज़ और ये होता है लिक्विड फेज़, सिंपली। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस जो जब अगर हम प्लॉट करें, वो इस एरिया में निकले, तो उस वक़्त वाटर किस स्टेट में एग्ज़िस्ट करेगा? गैसियस स्टेट में एग्ज़िस्ट करेगा। और इसी तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस या वो वैल्यू जो जब हम प्लॉट करेंगे इस एरिया में पड़ेगा, तो वाटर किस स्टेट में एग्ज़िस्ट करेगा या किस फ़ेज़ में होगा? लिक्विड फ़ेज़ में एग्ज़िस्ट होगा। तो ये सिंपली एरियाज़ हमें क्या दिखाते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशंस मतलब किस कंडीशन के अंदर ये वाटर एग्ज़िस्ट करेगा? सॉलिड फ़ेज़ में, या ये एग्ज़िस्ट करेगा लिक्विड फ़ेज़ में, या एग्ज़िस्ट करेगा गैसियस फ़ेज़ में। क्लियर? लेकिन आप यहाँ पर एक और ये जो कर्व है ना, ये कर्व, क्लियर? येट अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, ताकि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, थोड़ा ब्रश साइज़ को छोटा करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो ऐसी होंगी, जो जिनको जब प्लॉट किया जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, पॉइंट इस कर्व पर आएगा। तो इन स्टेट में क्या होता है, इन कंडीशंस के अंदर जो ये वाटर है, ये एग्ज़िस्ट करता है सॉलिड फेज़ में भी, गैसियस फेज़ में भी। तो इन 2 फेज़ेस का मिक्सचर होता है। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस ऐसी होंगी कि जो जिन जिन ऐसे वैल्यूज़ होंगे कि जिनको जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, वो इस कर्व पर आएगा। तो उन कंडीशंस के अंदर जो वाटर होगा, वो लिक्विड फेज़ में भी एग्ज़िस्ट करेगा और गैसियस फेज़ में भी एग्ज़िस्ट करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस होंगी कि जिनको जब हम प्लॉट करेंगे, वो इस कर्व पर आएगी। तो इन कंडीशंस के अंदर वाटर एग्ज़िस्ट करेगा सॉलिड फ़ेज़ में भी, तो लिक्विड फ़ेज़ में भी। तो इन दोनों फ़ेज़ेस में ये सॉलिड एग्ज़िस्ट करेगा। मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि ट्रिपल पॉइंट है क्या? ट्रिपल पॉइंट है क्या? लेकिन आप देखेंगे ये एक कॉमन पॉइंट है। क्या है? कॉमन पॉइंट। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, क्लियर? अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस ऐसी हो कि जिनको जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, वो इस कॉमन पॉइंट पे आएगा। तो उस वक़्त जो ये वाटर है, ये एग्ज़िस्ट करेगा सॉलिड फ़ेज़ में भी,
लिक्विड फेज में भी और गैसियस फेज में, मीन्स तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेगा, तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेगा, ऑल द थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। और इसी पॉइंट को कहा गया है ट्रिपल पॉइंट, इसी को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है इतना, इसको कहा गया है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, किसका? ट्रिपल पॉइंट का। क्लियर? तो अब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, इसका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर क्या है, और 1 केल्विन क्या है। 1 केल्विन इसी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1 डिवाइडेड बाय 273.16 फ्रैक्शन होता है। 1 मीन्स इस थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर को इससे हमें डिवाइड करना है, जो वहां पर वैल्यू निकलेगा वही उसी को कहा गया है कि 1 केल्विन है। क्लियर? क्लियर? चलिए, ये डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कैंडेला की। कैंडेला की कैंडेला की जो डेफिनेशन है, ये सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे, द कैंडेला, CANDELA, द कैंडेला। इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? 1 candela is defined as the fraction, mm, नहीं, fraction ही, 1 candela is defined as the luminous intensity, क्योंकि कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, ल्यूमिनस intensity, luminous intensity in a perpend in a perpendicular direction, in a perpendicular direction of 1/60,000 square meter area of a black body at the freezing point, at the freezing point of platinum, जो कितना है, जो 2042 केल्विन है, under a pressure of 1,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो वन इस डेफिनेशन को आप सिंपली याद रखिए। ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ऐसी क्वांटिटीज आती है जो अभी तक आपने मतलब पढ़ी नहीं है। क्लियर? तो सिंपली आप इसको याद रखेंगे कि 1 कैंडेला वो अमाउंट को डिफाइन किया गया है कि ये उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ये उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ एरिया। एरिया कितना होना चाहिए? इतना, इतना होना चाहिए एरिया किसका? लेकिन ब्लैक बॉडी का, at the freezing point of platinum under pressure of, मतलब इतना, इतने प्रेशर के, मतलब ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए।
एक तो प्लैटिनम का जो फ्रीज़िंग पॉइंट है, वो हमें लेना है उस टेम्परेचर पर और प्रेशर की कंडीशन रहनी चाहिए 1001 कामा 325 101325 जो ये है इसको ये एक एटमॉस्फेयर कहलाता है, एटीएम इसको कहते हैं, एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो सिंपली कहने का ये मतलब है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो इसका संबंध भी रेडिएशन के साथ है। क्लियर? इसका संबंध भी रेडिएशन सिंपली मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा एज़ जब आपने ये टेक्स्ट सिंपली रीड थ्रू किया होगा। तो पहले ही हमें क्या लेनी है, एक बॉडी लेनी है, लेकिन कौन-सी बॉडी लेनी है? ब्लैक बॉडी लेनी है। क्या लेनी है? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी लेनी है। क्लियर? तो ले ली भाई हमने ब्लैक बॉडी ले ली, हमने ब्लैक बॉडी ले ली यहाँ पर। उसके बाद इस ब्लैक बॉडी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी पहले जो ये ब्लैक बॉडी है ये रेडिएशन छोड़ती है। जैसा आपने सुना होगा कि कोई भी जो बॉडी है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करती है। हम उसको लेकिन देख नहीं पाते हैं। इसी तरीके से जो कोई भी बॉडी है ये रेडिएशन छोड़ती है, रेडिएशन इमिट करती है। ऐसे ये रेडिएशन इमिट करती है। क्लियर? लेकिन अब क्या करना है, हमें सिर्फ़ वो रेडिएशन लेनी है जो परपेंडिक्युलर डायरेक्शन में है। कौन-सी रेडिएशन लेनी है? जो इस सरफेस के परपेंडिक्युलर डायरेक्शन में है, परपेंडिक्युलर डायरेक्शन में है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बनाएँगे इसको ब्लैक बॉडी, ये हमारी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। तो अब हमने रेडिएशन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन में ले ली। इसी परपेंडिक्युलर डायरेक्शन में जो ये रेडिएशन निकल रही है, इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है मतलब ये क्वांटिटी डिफाइन करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस पॉइंट पर क्योंकि आपको जो इसके पहले जो क्वांटिटीज़ आती है, वो आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि इस रेडिएशन की ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमें निकालनी है। लेकिन जितना एरिया इंक्रीज़ होगा, उतनी रेडिएशन भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जितना छोटा एरिया होगा, उस एरिया में से उतनी ही कम रेडिएशन निकल रही है। जितना बड़ा एरिया होगा, उसमें से ज़्यादा अगर हम इतना एरिया कंसिडर करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से ज़्यादा रेडिएशन निकली क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड है। क्लियर? अगर हम पूरा सरफेस एरिया मतलब कंसिडर करेंगे, उस सरफेस एरिया में से हमें टोटल रेडिएशन निकलेगी कि ये बॉडी कितनी रेडिएशन इमिट कर रही है थ्रू सरफेस, तो सरफेस से रेडिएशन निकल रही है। जितना हम सरफेस एरिया कम लेंगे, उतनी कम रेडिएशन उस पोर्शन ऑफ सरफेस से निकलेगी, जितना हम ज़्यादा लेंगे, उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट होगी। तो यहाँ पर हमें कितना सरफेस एरिया लेना है? इतना सरफेस एरिया लेना है, तो सरफेस एरिया की कंडीशन फिक्स की गई है। तो क्या करना है, हमें जो सरफेस एरिया है, जो ब्लैक बॉडी है हमारी बी बी इसका कितना सरफेस एरिया लेना है? उतना सरफेस एरिया लेना है जो इसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 60,000 मीटर स्क्वायर इसी ब्लैक बॉडी का एरिया लेना है। लेकिन ये रेडिएशन कितनी इमिट करेगी, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर भी। किस पॉइंट पर लेना है? अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़, अमाउंट ऑफ रेडिएशन भी डिक्रीज़ होगा। तो ये रेडिएशन कितनी इमिट करेगी ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि कंडीशंस क्या है। और यहाँ पर कंडीशंस भी दी गई है कि फ्रीज़िंग पॉइंट होना चाहिए किसका? प्लैटिनम का। वो क्या है 2042 केल्विन और प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए इतना मीन्स 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो सराउंडिंग में जो प्रेशर होता है, हमारे आस-पास जो प्रेशर होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 101,325 न्यूटन
पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। अब कितना एरिया लेना है? फॉर सपोज़ हमने इतना एरिया ले लिया, इतना एरिया हमने ले लिया स्क्वायर। सो इतने एरिया में से जो रेडिएशन निकलेगी, उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, उसी को कैंडेला कहा गया है। उस रेडिएशन की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, उसको कैंडेला कहा गया है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या? ये आप फर्दर क्लास में आपको फिर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये डिफाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको जो इसके पहले जो कांसेप्ट्स आते हैं वो पता नहीं है। तो चलिए कैंडेला भी एक्सप्लेन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनिशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनिशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनिशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है मोल वो है द मोल वो क्या है? हम इसको डिफाइन करेंगे 1 mole 1 mole is defined 1 mole is defined as the amount या quantity amount of substance as the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of pure carbon 12 क्लियर। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल वो अमाउंट ऑफ मैटर है, क्लियर? ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कौन सा अमाउंट? जो कंटेन करता है जिसमें होते हैं उतने एलिमेंट्री एंटिटीज मीन्स उतने पार्टिकल्स जितने पार्टिकल्स या जितने एटम्स 12 ग्राम, ये यहाँ पर ग्राम है क्योंकि 12 ग्राम्स है यहाँ पर, क्लियर? तो 0.012 किलोग्राम 12 ग्राम के बराबर होता है। 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन 12। तो कार्बन 12 प्योर कार्बन 12 अगर हम 12 ग्राम लेंगे, उन 12 ग्राम्स में कितने एटम्स आएँगे? कितने एटम्स आएँगे? अगर किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में उतने एटम्स, उतने एंटिटीज़ मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस सब्सटेंस का 1 मोल है। अब कार्बन 12 जो अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम लेंगे, उसमें कितने एटम्स होते हैं? उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? ए नॉट इसको लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जो 12 ग्राम होते हैं, जो कार्बन के 12 ग्राम होते हैं, कार्बन के C12 ना कार्बन 12 इधर लिखेंगे। जो कार्बन के जो 12 ग्राम मतलब कार्बन 12 के जो 12 ग्राम होंगे उतने उसमें इतने कार्बन एटम्स होंगे, उसमें इतने कार्बन एटम्स होंगे। अगर हमारे पास अब कोई भी सब्सटेंस है जिसमें इतने पार्टिकल्स हो, जिसमें 10 टू द पावर -1 प्लस 23 पार्टिकल्स हो, इतने पार्टिकल्स हो, तो जो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहाँ पर होगा जिसमें इतने पार्टिकल्स या उतने एलिमेंट्री एंटिटीज़ होंगी, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल कहा गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल कहा गया है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनिशन कंप्लीट हो गई है। होप आपको ये मोल का कॉन्सेप्ट जो है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसके बाद बारी आती है सप्ली
supplementary units. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, जिसको लिखते हैं रैड से। रेडियन, तो रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो हम कहेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन, रेडियन है यहाँ पर, 1 रेडियन is defined as the angle subtended at the center, subtended at the center of a circle by an arc, equal to the radius, equal to the radius of the circle. तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन लिखी है? रेडियन क्या होता है? तो 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन दरअसल डिफाइन किया गया है, ये वो एंगल होता है, यहाँ पर प्लेन एंगल ज़्यादा बेहतर रहेगा लिखना। ये वो प्लेन एंगल होता है जो कौन सबटेंड करता है? कौन सबटेंड करता है? जैसा कि मैंने डिफाइन किया था, प्लेन एंगल इज़ एन एंगल जो एक आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड करती है सेंटर पर। तो 1 रेडियन वो प्लेन एंगल होता है जो सबटेंड होता है या सबटेंड करता है सेंटर पर, कौन? सर्कल। सर्कल के सेंटर पर ये कौन सबटेंड करता है? एक आर्क। क्लियर? लेकिन उस आर्क की लेंथ क्या होती है? उस आर्क की लेंथ रेडियस के ही बराबर होती है। उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होती है। तो जो वो एंगल सबटेंड करता है, उसी अमाउंट ऑफ एंगल को रेडियन कहा गया है, 1 रेडियन। तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है C, ये इसकी हमने एक आर्क ली है, से इतनी आर्क ली है, से इसकी लेंथ L है। इसका जो रेडियस है, से इसका रेडियस r के बराबर है। यहाँ पर जो ये एंगल सबटेंड करता है, ये डेफिनिशन कहती है कि जो ये एंगल है, इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन। जब L लेंथ ऑफ आर्क r के बराबर होगी। जब ये आर्क की लेंथ, जो ये आर्क है यहाँ पर, जब इसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी, तो तब जो ये एंगल होगा, इस अमाउंट ऑफ एंगल को हम कहेंगे, इस प्लेन एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो प्लेन एंगल जब मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? इफ इफ क्या लिखेंगे? इफ एन आर्क ऑफ लेंथ, अगर एक आर्क ऑफ लेंथ ds, इसकी लेंथ है आर्क की, डिफरेंशियल ऑफ s, subtends, subtends an angle d theta, अगर ये सबटेंड करती है एंगल d theta at the center, at the center, अगर ये कितना एंगल सबटेंड करती है? d theta at the center of circle, of circle of radius, of radius, of radius r, then
तो उस वक़्त क्या होता है? उस वक़्त अ, उस वक़्त क्या होता है? उस वक़्त जो ये डी थीटा है, ये डी थीटा होता है बराबर डीएस बाय आर। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखनी है। डीएस बाय आर ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ये मुझे प्लेन एंगल जब मैंने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में वहाँ पर लिखनी थी, लेकिन मैं भूल गया। तो 1 रेडियन तो आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 रेडियन दरअसल क्या होता है, ये उतना प्लेन एंगल होता है जो सबटेंड करती है एक आर्क ऑफ अ सर्कल, एक आर्क ऑफ अ सर्कल, एक आर्क ऑफ अ सर्कल। लेकिन जिस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। आर्क की लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। जो वो एंगल सबटेंड करती है, उस अमाउंट ऑफ एंगल को कहा गया है कि इसको कहेंगे हम कहा गया है 1 रेडियन मीन्स यही से कहा गया है कि जो अमाउंट ऑफ वहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका नाम हम 1 रेडियन रखेंगे। 1 रेडियन रखेंगे। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम स्ट्रैडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैडियन पढ़ेंगे। दूसरा द स्ट्रेडियन, द स्टेरेडियन पढ़ेंगे। हम सिंपली क्या लिखेंगे? एसआर इसका जो मैंने पहले ही बताया कि एसआर इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। हम लिखेंगे 1 स्ट्रैडियन 1 स्ट्रैडियन is defined as the सोलर एंगल। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन किया गया है, ये सोलर एंगल होता है क्या? सोलर एंगल होता है वो रेडियन प्लेन एंगल होता है। 1 स्टेरेडियन वो सोलर एंगल होता है डिफाइंड एज अ सोलर एंगल। लेकिन कौन सबटेंडेड सोलर एंगल सबटेंडेड बाय किसने? सबटेंडेड लेकिन ये सबटेंड कहाँ किया गया हुआ होता है? सेंटर पर कहाँ बना है? सबटेंड कहाँ सबटेंडेड एट द सेंटर में लिखेंगे सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर के सेंटर पर ये सबटेंड होता है व्हिच इज इक्वल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर clear. 1 radian is defined as a solid angle subtended at the center of a sphere. लेकिन सबटेंड कौन करेगा? ये मैं यहाँ पर भूलना लिख गया। I forgot to write what subtend is the solid angle। और आपको पता ही होगा सोलर एंगल कौन सी चीज सबटेंड करती है? सोलर एंगल सबटेंड करती है एक सरफेस सबटेंडेड बाय ए सरफेस सबटेंडेड बाय अ सबटेंडेड बाय डी लिखेंगे यहाँ पर बाय द सरफेस लेकिन किसी ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फीयर व्हिच और यही सरफेस व्हिच इज इक्वल which is equal in area, which is equal in area to the square, to the square of the radius of the SPHE or E equal to the radius of the sphere। तो ये डेफिनेशन तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है? 1 स्टेरेडियन दरअसल डिफाइन किया जाता है कि ये सॉलिड एंगल होता है। तो 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल ही होता है। लेकिन जो बनाता है या जो बनता है कहाँ पर? सेंटर के स्फीयर पर और इसको कौन बनाता है? एक सरफेस बनाती है। लेकिन किसकी सरफेस? स्फीयर की सरफेस बनाती है। लेकिन उस सरफेस का जो सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस का एरिया होना चाहिए,
वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मीन्स आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, रेडियस स्क्वायर। मीन्स जो ये सरफेस है ना, जो ये एंगल सबटेंड करती है, वो सरफेस जिसका एरिया बराबर है स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर, वो जो एंगल सबटेंड करती है, उसी एंगल को कहा गया है कि हम इसको कहेंगे 1 स्टेडियन, 1 स्टेडियन। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि 1 स्टेडियन क्या होता है। अब हम इसको ग्राफिकली भी थोड़ा, डायग्रामेटिकली भी थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है, इसका ये सेंटर है। इस स्फीयर की एक सरफेस मैंने ली, ये सरफेस एक सॉलिड एंगल बनाएगी, ये सॉलिड एंगल बनाएगी। इस सरफेस, ये जो रेडियस है ये हम कहेंगे r है। अगर मैं कहूँ कि जो ये सरफेस एरिया है वो a के बराबर है, तो हम कहेंगे ओमेगा। जो ये एंगल यहाँ पर बनेगा इसको हम कहेंगे ओमेगा। हम कहेंगे कि जो ये ओमेगा है, ये ओमेगा 1 स्टेरेडियन है। कब? जब जो ये एरिया है ये r स्क्वायर के बराबर होगा। मीन्स रेडियस के स्क्वायर के, यही डेफिनेशन कह रही है कि एंगल subtended by the surface of a sphere whose area is equal to r square at the center of a sphere is 1 स्टेरेडियन। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में, मतलब ये डेफिनेशन ऑफ 1 स्टेरेडियन समझ में आई हुई होगी। इसके अलावा जब मैंने सॉलिड एंगल पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैं एक पॉइंट भूल गया था लिखना, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं इफ इफ एन एरिया इफ एन एरिया कितना एरिया DA, इफ एन एरिया DA ऑफ अ spherical SUR surface, if an area of a spherical surface subtends a solid angle, कितना d omega at the center of a sphere of radius r, then क्या कहेंगे हम? देन जो ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, ये बराबर होता है डी, क्या लिखा है हमने? इफ एन एरिया डी ए, इफ एन एरिया डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा बराबर होता है डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस डेफिनेशन या इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमारा फिनिश हो गया है। अब रहते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो यूज़ होते हैं इन डेली लाइफ। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इस लेक्चर से आज कुछ सीखा होगा अबाउट द अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। एक मीटर क्या होता है, एक किलोग्राम क्या होता है, एक सेकंड क्या होता है, 1 एम्पीयर ऑफ करंट क्या होता है, इसी के अलावा जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है और मोल क्या होता है, और जो 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन है, इस मतलब ये क्या कितने इनका मीनिंग क्या होता है। आई होप कि आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।